हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है फ्रेंड्स। हमने जो समकालीन भारत और शिक्षा, जिसको हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का कंपलसरी पेपर है, उसकी एक सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें आज हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, हमने भारत में शिक्षा पढ़ी है 3 कालों में, वैदिक काल, बौद्ध काल और मुस्लिम काल। इन तीनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, ऐसे टाइप में आ जाता है कि बौद्ध काल, वैदिक काल और मुस्लिम काल शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स। थोड़ा सा अपने एक शॉर्ट नोट आप बनाते रहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में इसको रिवाइज करने में कोई परेशानी ना हो। आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन शिक्षा के बारे में, जिसका पहले एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जो हमारी मध्यकालीन शिक्षा थी वो इस्लाम धर्म की शिक्षा थी, इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। इस्लाम धर्म की जो स्थापना थी वो हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, यह आप सभी को पता होगा। इस्लाम धर्म के जो मानने वाले, जो इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स थे, उनको मुसलमान कहा जाने लगा। और ये लोग जब भारत में आए लगभग 1000 ईस्वी के बाद, या फिर 12वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं, पूर्ण रूप से जो ये भारत में बसे थे वो 12वीं शताब्दी में बसे थे। और 12वीं शताब्दी से 17वीं या 18वीं, कहीं कहीं 17वीं लिखा है, कहीं कहीं 18वीं लिखा है, इस समय तक को मध्यकाल या मुस्लिम काल कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में विदेशी शासक जो थे वो आते रहे थे, और भारत जो है पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ से अपना व्यापार लोग किया करते थे। इसके बाद जो विदेशी मुसलमान शासक आए, उन्होंने भारत में लूटपाट की। उसके बाद वे यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे, और भारत में जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो महमूद गजनवी ने किया था। इसके बाद उसने 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, यह आप सभी ने पढ़ा होगा। उसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आया था, जिसने कि पृथ्वीराज चौहान जो थे उनको हराया था, और जयचंद नाम के एक राजा थे, उनको हराकर अपने शासन की नींव डाली थी। वो यहाँ से अपना सारा कुछ जो माल था, जो भी उसने लूटा था, सोमनाथ मंदिर को भी और इधर उधर से जो भी लूट का सामान इकट्ठा किया था, उसको लेकर अपने देश अफगानिस्तान चला गया था। लेकिन उसने अपने जो सेनापति थे, जिसको हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं, उसको अपने जीते हुए सारे राज्य सौंप दिए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में जो मुसलमान शासक है या मुस्लिम धर्म है उसकी नींव डाली थी, और यहीं से मुस्लिम धर्म की शुरुआत भारत में हुई। इसके बाद जो है मुस्लिम शासक जो आए थे वो भारत में अपनी संस्कृति और अपना धर्म भी लेकर आए थे। इन्होंने भारत पर शासन करने के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने इस्लाम धर्म के प्रचार को और प्रसार को करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया, और जो शिक्षा प्रणाली इन्होंने स्टार्ट की उसी को हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। और इसके बारे में हम एक बार फिर से बात करेंगे। जो हमारे बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने उस समय थोड़ा जो है उनके जो दास थे, उन्होंने भारत के जो इतने इम्पोर्टेंट और जो इंटरनेशनल लेवल के जो विश्वविद्यालय थे उन सबको नष्ट कर दिया था। यहाँ तक कि उनका जो एक दास था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिसकी आग इतने लंबे समय तक जलती रही थी, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसके बाद भी फिर भी कहीं ना कहीं वैदिक शिक्षा प्रणाली हमारे भारत में रही। तो जो मुस्लिम काल था या मध्य काल जो था, उसमें मुस्लिम शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली दोनों ही समान रूप से चलती रही। लेकिन जो मुगल काल आया, जो मुगल काल था, वो मध्यकाल की शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है फ्रेंड्स। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस काल में जो राजा अकबर था, उन्होंने वैदिक शिक्षा और इस्लाम धर्म की शिक्षा, इवन सभी धर्मों की शिक्षा को उन्होंने बराबर का महत्व दिया था। इसके साथ ही जो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सभी थे, इन्होंने कला, साहित्य, संगीत, शिल्पकारी, इन सभी को भी जो है इम्पोर्टेंस दी थी। हम जहांगीर का जो शासनकाल है उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं इसीलिए, और जो हमारा शाहजहां का काल है उसको हम
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो नए नए भवन थे वो निर्माण करवाए गए थे शाहजहाँ के काल में। इवन शाहजहाँ ने आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। अब हम बात करेंगे कि मध्यकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिवल पीरियड, जो मध्यकालीन शिक्षा थी उसका सबसे पहला उद्देश्य था कि अपने ज्ञान का प्रसार करना और इस्लाम धर्म के ज्ञान और श्रेष्ठता को सिद्ध करना। ये लोग अपने धर्म को पहला है हमारा ज्ञान का प्रसार करना। जो ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे, इस धर्म के प्रवर्तक जो मोहम्मद साहब थे, वो निजात पाने को अपने इस जन्म का आधार मानते थे, मतलब कि वो लोग भी मुक्ति पर विश्वास रखते थे। हालांकि इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है, और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने मुस्लिम शासकों ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान का प्रसार किया, क्योंकि वो लोग भौतिकता पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इस्लाम धर्म का ज्ञान प्रदान करना प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य था, जो कि मॉडर्न जो रिलीजन है इसको फॉलो करने वाला था, कि वो इस्लाम धर्म की संस्कृति की रक्षा करे और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अच्छे चरित्र निर्माण पर बल। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही था कि ये लोग अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने पर विश्वास रखते थे। इवन मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को अच्छी आदतों और उनके चरित्र का निर्माण करने का निरंतर प्रयास किया जाता था। छात्रों के चरित्र निर्माण को महत्व दिया गया, जैसे कि बौद्ध काल और वैदिक काल में भी दिया जाता था। ये लोग सच्चाई और अच्छाई का ही पाठ पढ़ाते थे, हालांकि कोई सीखता नहीं था, इसमें इनकी गलती नहीं है। दोस्तों, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, सभी धर्म एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। इसी तरह ये भी यही सिखाते थे, और ऐसे ही ह्यूमंस डेवलप करना चाहते थे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हों। इसके बाद जो नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी। इनको एजुकेशन जो दी जाती थी उसमें सिखाया जाता था कि हमें अपने शासकों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अपने जो शासक हैं उनको अपना सब कुछ मानना चाहिए, और वो जैसा कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी शासन प्रणाली को चलाना चाहिए। इसलिए इन्होंने हिंदुओं के लिए अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई, और इवन जो भारतीय लोग थे उनको अपने शासनकाल में ऊंचे पदों पर नियुक्ति भी दी थी। सांसारिक विलासिता की प्राप्ति। मुस्लिम शासक विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। इनके अनुसार, इस्लाम के अनुसार, मानव जीवन में भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोग ना तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इवन मोक्ष पाने में भी इनका इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। हालांकि ये लोग निजात पाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा इनको सांसारिक जो ऐश्वर्य है उनका बढ़ावा इनकी शिक्षा ने भी दिया था। नेक्स्ट जो है इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करना। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य हिंदुओं को इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति जो इनका कल्चर था उसकी ओर आकर्षित करना था। चूँकि मुस्लिम शासकों को अच्छे से पता था कि हिंदुओं का दृष्टिकोण तब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक वो लोग इस्लाम धर्म को अच्छे से जान ना लें, समझ ना लें और इस्लाम धर्म को अपना ना लें। इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने पर जोर दिया, और उनको जो इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे उन पर भी कुछ शासकों ने तो ज़बरदस्ती भी लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए। इसके बाद जो हुआ वो हुआ ऐश्वर्य प्राप्ति हमने कर लिया। इसके बाद मैंने एक और बताया फ्रेंड्स आपको, आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा। इस काल में कला कौशल और व्यवसायों की शिक्षा भी दी जाती थी ताकि लोग अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से कर सके। नेक्स्ट जो था अरबी फारसी भाषा का विकास करना। मध्यकाल की जो शिक्षा थी उसका उद्देश्य अरबी और फारसी भाषा का विकास करना था, क्योंकि इन भाषाओं का जितना अधिक विकास होगा उतना ही अधिक विकास इस्लाम धर्म का भी होगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम मध्यकालीन शिक्षा की संरचना की। जो मध्यकाल की शिक्षा थी वो भी दो भागों में बटी हुई थी, प्राथमिक और उच्च। जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतब में दी जाती थी। जो मकतब है
इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो प्रवेश की आयु होती थी वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन हुआ करती थी। फ्रेंड्स, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार शिक्षा में प्रवेश लेने की आयु क्या है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन। और जो ये प्रवेश प्रारंभ होता था, ये बिस्मिल्लाह नाम की एक रस्म से होता था, जिसमें कि मौलवी के द्वारा बच्चों को कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़वाई जाती थी। अगर वो बच्चा वो उन आयतों को नहीं पढ़ पाता था तो केवल बिस्मिल्लाह शब्द जो है वो कह देता था, तो उससे भी उसका प्रवेश हो जाता था। इसके बाद जो इसमें पाठ्यक्रम हुआ करता था वो कुरान शरीफ की आयतें थी, उनको रटना और उनका अच्छे से जो है उनको उच्चारित करना था, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बच्चे कर पाए, इसी पर ज़्यादा बल दिया जाता था। यही प्रारंभिक शिक्षा थी। नेक्स्ट जो हमारी शिक्षा थी वो थी उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा जो होती थी वो मदरसों में होती थी। मदरसों के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल से। और जो उच्च शिक्षण संस्थाएं थी वो आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर और मुल्तान तथा मुर्शिदाबाद में उपस्थित थी। एक और इसमें ऐड कर लेंगे जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। वो भी शिक्षण केंद्र अच्छा था, मतलब मध्यकाल का अच्छा शिक्षण केंद्र था। इसके बाद जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम इतिहास, भूगोल, गणित, अरबी फारसी का साहित्य, इस्लाम धर्म का कानून, इस्लाम धर्म का इतिहास, व्याकरण, नीतिशास्त्र, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया था। इवन मुगल काल में तो वैदिक शिक्षा भी दी जानी स्टार्ट हुई थी एक बार, अकबर के शासनकाल में। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षण केंद्र या शिक्षण संस्थाओं की। मध्यकाल के जो शिक्षण केंद्र थे वे सबसे पहले जो शिक्षण केंद्र थे वे थे मकतब। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना या लिखना, या फिर वह स्थान जहाँ पर पढ़ना या लिखना सिखाया जाता था। कहीं कहीं पर जो मौलवी होते थे वो अपने घरों में भी मकतबों को चलाते थे। इवन इसमें एक ही व्यक्ति पूरी प्रणाली को देखता था और एक ही जो मौलवी हुआ करता था वो पूरा मकतब चलाता था। इसमें छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। जो उस समय के धनी लोग थे वो इसमें दान दे देते थे, जिससे ये मकतब चला करते थे। नेक्स्ट जो हमारा है मदरसा। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात वह स्थान जहाँ भाषण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इसे देने के लिए व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड का यूज किया जाता था। और जो फारसी थी वो उस समय की वो भाषा थी शिक्षा की। इसमें छात्रावासों की सुविधा भी थी। इवन अभी भी मदरसों में हॉस्टल्स की सुविधा है, बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं अपने सारे कार्य करते हैं। इन मदरसों में भवन, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स ये सभी हुआ करते थे। और इन सब का खर्च जो है मुस्लिम शासक देते थे, क्योंकि मुस्लिम शासक इनको अपने राजकोष से आर्थिक सहायता देते थे, जिससे शिक्षकों को आकर्षक वेतन दिया जाता था। इसके अलावा कुछ और भी जो हैं शिक्षण संस्थान हैं, जैसे खानकाएं। खानकाएं ऐसे प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते थे जिनमें केवल मुस्लिम बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, अन्य धर्मों के लोग इनमें शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इनका जो प्रशासन चलता था वो दान से चलता था। इसके बाद जो है थी दरगाहें। दरगाहें भी प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और इनमें भी केवल मुस्लिम बालकों को ही शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद थे कुरान स्कूल। इनमें कुरान की जो है शिक्षा दी जाती थी और कुरान की आयतें थी वो कंठस्थ कराई जाती थी। उनको लिखने की और गणित की शिक्षा नहीं दी जाती थी। इनमें केवल कुरान शरीफ ही पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट जो थे वो थे फारसी स्कूल। इन स्कूलों में फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी और छात्रों को शादी और हाफिज के काव्यों और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद थे फारसी कुरान स्कूल, ऐसे स्कूल जिनमें फारसी और कुरान दोनों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद जो आते थे वो थे हमारे अरबी स्कूल। अरबी की शिक्षा जिन स्कूलों में दी जाती थी वही अरबी स्कूल थे। इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा था, क्योंकि इनमें सभी तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकाल में शिक्षक अर्थात उस्ताद। मध्यकाल में जो टीचर होता था उसको उस्ताद कहा जाता था और अच्छे और योग्य व्यक्ति ही जो थे वो उस्ताद बन सकते थे और उनको राज्य की ओर से आकर्षक वेतन भी दिया जाता था। समाज में उनको उच्च स्थान प्राप्त था।
इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकाल में छात्र। मध्यकाल में जो छात्र होता था उसको शागिर्द कहा जाता था। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि शिक्षक को क्या कहा जाता था, उस्ताद, और स्टूडेंट को क्या कहा जाता था, शागिर्द, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है। छात्रों को शागिर्द कहा जाता था और ये मकतब और मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते थे और इनमें जो अनुशासन हुआ करता था वो बहुत कठोर था और ये अपने जो अनुशासन के नियम थे उनका ईमानदारी से पालन करते थे। इनको कुछ भी अपने आप से करने की जो है स्वतंत्रता नहीं थी। मध्यकाल में शिक्षक और छात्र का संबंध, छात्र और शिक्षक का जो संबंध था वो मधुर था, परंतु जो छात्र थे वो थोड़े से शिक्षक से डरे हुए रहते थे क्योंकि अनुशासन के नियमों का पालन कठोरता से कराया जाता था। इवन फिर भी छात्र अपने शिक्षक के आदेशों का पालन बड़ी ही श्रद्धा और आदर के साथ किया करते थे। मध्यकाल में अनुशासन और दंड व्यवस्था, मध्यकाल में जो दंड व्यवस्था थी वो अपनी उच्च सीमा पर थी क्योंकि जो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, उनको शारीरिक दंड भी दिया जाता था। कभी कभी छात्रों को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया, उनको बेत मार दी, कभी कभी उठक बैठक लगवा दी, कभी कभी दंड लगवा दिए, या कुछ भी इस तरह का जो शारीरिक कष्ट होता था वो दंड के रूप में दिया जाता था और दंड के भय से छात्र अनुशासन में रहने का प्रयास करते थे। और इसमें यही सबसे बड़ी जो है हम कह सकते हैं दोष था कि छात्रों पर जो है वो शारीरिक कष्ट दिया जाता था जिनसे उनकी मानसिक रूप से भी प्रगति नहीं हो पाती थी। अब हम बात करेंगे मुस्लिम काल की शिक्षण विधियों की। फ्रेंड्स, शिक्षण विधियाँ वही हैं सारे ही कालों में, व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, तर्क विधि, अनुसरण विधि, स्वाध्याय विधि, इन सब विधियों को आप अपने टीचिंग जो सब्जेक्ट हैं उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। जब आप इनको पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ आने लगेंगी। इसके बाद इस काल में जो है वो 3 तरह की उपाधियाँ दी जाती थी जिनमें थी फाजिल, काबिल और आमिल। फाजिल जो हुआ करता था वो तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले को कहा जाता था। फ्रेंड्स, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तीनों को ही, फाजिल, काबिल और आमिल, ये जो तीनों हुआ करते थे ये कौन कौन होते थे और क्या क्या इनमें योग्यता होती थी, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। फाजिल जो हुआ करता था वो तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले को कहते थे और जो काबिल हुआ करता था वो अरबी फारसी साहित्य के जो छात्र होते थे जो इसमें विशेष योग्यता रखते थे उनको कहते थे और आमिल मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्रों को कहा जाता था। इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताओं की। फ्रेंड्स, इन विशेषताओं के बारे में आप डिटेल से खुद लिख सकते हैं, ऐसा मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि अब आपने तीनों ही काल अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो इस काल की जो विशेषताएं थी वो थी निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, कक्षा में नाटकीय पद्धति होती थी, मतलब मॉनिटरी सिस्टम होता था, कक्षा में एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता था। इसके बाद जो थी वो थी व्यक्तिगत संबंध भी होते थे, मतलब जो मौलवी होते थे वो व्यक्तिगत रूप से भी छात्रों को शिक्षा देते थे और धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा का समन्वय इस काल में था और छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। फ्रेंड्स, इस काल में थोड़ी बहुत स्त्री शिक्षा भी थी क्योंकि जो राजा महाराजा थे उनके घर में जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको मौलवी घर पे ही पढ़ाने आ जाते थे तो वे शिक्षित हो जाती थी, जबकि जो जन सामान्य था, जो जन शिक्षा में थी, जब वहाँ की प्रजा थी उनमें जो स्त्रियां थी वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित इस काल में रह गई थी। जो स्त्री शिक्षा थी वो बहुत बुरी तरह से मुस्लिम काल में पिछड़ चुकी थी। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली का इवैल्यूएशन, मतलब जो मुस्लिम काल की शिक्षा है उसका इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि इवैल्यूएशन में हम किसी भी चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मुस्लिम काल के मेरिट्स देख लेते हैं कि क्या क्या मेरिट्स हुआ करते थे। जो मेरिट्स थे वो थे, सबसे पहला मेरिट था निःशुल्क शिक्षा, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और शिक्षण व्यवस्था में राज्य का उत्तरदायित्व भी था, यानी कि राजा भी शिक्षण संस्थाओं की देखरेख करता था और वो उनको आर्थिक सहायता भी देता था। छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता था और उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। शिक्षक को उच्च स्थान प्राप्त था। साहित्य रचना का विकास इस काल में हुआ था और इतिहास लेखन का विकास भी हुआ था। इस काल में इतिहास लेखन का
विकास बहुत अच्छे से हुआ। सभी राजाओं ने अपना अपना जो हिस्ट्री है, अपनी अपनी जो बायोग्राफीज हैं वो भी लिखवाई थी। मॉनिटर प्रणाली की शुरुआत, जिसे हम कक्षा नायकीय पद्धति कहते हैं, कि कक्षा में एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता था और वो ही सारे बच्चों को अनुशासन में रखना, वो अनुशासन में रहना सिखाता था। नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था। फ्रेंड्स, मध्यकाल में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई थी ताकि जो जनसाधारण हैं वो अपनी आजीविका अच्छे से प्राप्त कर सके। कला कौशलों के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रगति मुगल काल में देखने को मिलती है, क्योंकि इस काल में जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, वो नृत्य, साहित्य, संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला, इन सभी कलाओं के प्रेमी हुए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता था और इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति भी हुई है। ये तो थे हमारे मध्यकाल के मेरिट्स। अब हम बात करेंगे इसके डिमेरिट्स की। इसमें जो सबसे बड़ी दोष थी इस काल में, जो केवल मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं थी, राजा उन्हीं को आर्थिक सहायता देता था। जो हिंदुओं की शिक्षण संस्थाएं थी उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी। वैदिक शिक्षा की इस काल में बहुत अधिक उपेक्षा की गई और स्त्रियों की शिक्षा तो इस काल में बहुत ही कम हो गई थी। इवन कह सकते हैं कि ना के बराबर ही हो गई थी। केवल राजा महाराजाओं की वे ही स्त्रियां पढ़ पाती थी जिनको टीचर्स घर पे पढ़ाने आते थे। कठोर दंड प्रणाली। फ्रेंड्स, जो शारीरिक दंड है वो बहुत ही कठोरता से दिया जाता था, जिससे कि बच्चे की मानसिक प्रवृत्ति जो है वो बदल जाती थी और वो कई बार अपराधी प्रवृत्ति का भी हो जाता था। मुस्लिम साहित्य और धर्म के प्रचार पर बल। इस काल की जो शिक्षा थी वो मुस्लिम साहित्य को श्रेष्ठ साबित करती थी और उनके धर्म के प्रचार पर ही बल देती थी। मुस्लिम काल में जन शिक्षा की उपेक्षा की गई। इसके बाद जो है धर्म परिवर्तन पर बल। मुस्लिम काल की शिक्षा प्रणाली का ये सबसे बड़ा दोष हम कह सकते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में धर्म परिवर्तन पर बल दिया जाता था। इवन कुछ लोगों से जबरदस्ती भी उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। इसी के चक्कर में कई राजाओं ने कुछ लोगों को फांसी की सजा भी दिलवाई, कुछ लोगों को मरवा भी दिया था। अब हम बात करेंगे आधुनिक शिक्षा में इसका योगदान की, कि आधुनिक शिक्षा में मुस्लिम काल का क्या योगदान है। फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ, या फिर चलिए हम कुछ टॉपिक्स के माध्यम से इसका बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम काल की शिक्षा प्रणाली थी उससे मॉडर्न शिक्षा में क्या आया। मॉडर्न शिक्षा में जो सबसे अच्छी देन थी मुस्लिम काल की वो ये थी कि इस काल में स्कॉलरशिप दी जाती थी। और आज भी जो छात्र पढ़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं पैसे की कमी की वजह से गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप प्रदान करती है और वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो जो मेधावी और निर्धन छात्र होते थे उनको स्कॉलरशिप दी जाने लगी थी और राज्य की ओर से नियमित आर्थिक सहायता की शुरुआत शिक्षण संस्थाओं को इसी काल में हुई। आज भी आपने देखा है कि जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, वो बड़े बड़े विद्यालय चला रही है ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके, निःशुल्क शिक्षा मिल सके और कम से कम खर्च में वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा का विभिन्न स्तरों में विभाजन तथा उपाधियां भी दी जाने लगी थी। आज भी शिक्षा अलग अलग स्तरों में विभाजित है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई लेवल, और अलग अलग तरह की व्यावसायिक शिक्षा भी है, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एडवोकेट्स। ये सभी अलग अलग शिक्षाएं आज भी हमें देखने को मिलती हैं और उनके लिए हमें उपाधि भी दी जाती है, जैसे कि वहाँ पर भी आमिल, फाजिल और काबिल, ये उपाधियाँ दी जाती थी। अलग अलग तरह का ज्ञान रखने वालों को अलग अलग उपाधियाँ दी जाती थी। वैसे ही आज भी दी जाती हैं, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर की उपाधि, वकील को एडवोकेट की या वकील की उपाधि, प्रोफेसर को भी डॉक्टर या लेक्चरार की उपाधि। ये सभी उपाधियां आज भी शिक्षा पर ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त होती हैं। शिक्षण व्यवस्था में राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप इस काल में हो गया था और जो कला कौशल थी और व्यवसाय थी, इनकी शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को अच्छे भली प्रकार से दी जाती थी ताकि वो अपनी जो जीविका थी उसको कमाकर अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो एट लास्ट हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली हमारे देश में एक विदेशी पौधा था जो कि हमारे देश में उतना तो नहीं डेवलप कर सका जितना उस समय की मांग थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि वहाँ से निकल कर आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्होंने हमारे समाज में कुरीतियाँ भी फैलाई हैं। फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि
किसी भी शिक्षा प्रणाली में गुण और दोष दोनों ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से जो हमारी मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली थी या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी, उनकी अच्छाइयों को अपनी शिक्षा नीति में लाने का प्रयास किया है और उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास भी हमने अपनी मॉडर्न शिक्षा प्रणाली में किया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर हमारी जो स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी सेकेंड यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की जो अवधि थी, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कैसे हमारे देश में इंग्लिश वाली जो ये एजुकेशन सिस्टम है, हम सीधा सीधा कहें तो इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे अंग्रेजी शिक्षा भारत में आई और अपना विकास इसने भारत में किया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।